सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मार्च 20 2025। आज का विषय में सीधा चलते हैं। कल जो मैंने दिया था वीडियो, उसी का एक पार्ट है आज का विषय है माननीय गृह मंत्री को दी गई मेरी सलाह पर स्पष्टीकरण, अध्यक्ष आरेवा ऑल इंडिया। कल का जो वीडियो कुछ लंबा हो गया था, मुझे कुछ मैसेज आए थे, सर कौन सा सलाह है, तो मैं शॉर्ट में आज बताऊंगा। सलाह मैंने यही दिया था माननीय गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को, कि जो सीएपीएफ है, 5 फौज आपके अंदर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, उनके आप कमांडर हैं, उनके आप बॉस हैं। जब उनके ऊपर जो भी आप डिसीज़न खुद आप ले सकते हैं, किसी और मिनिस्ट्री को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक असम राइफल का संबंध है, उनके ऊपर जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, अभी तक सीएपीएफ में डालने की कोशिश की है, आप अपने अंदर में लाने की कोशिश की है, फाइनली जो है वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी एमओडी के द्वारा जो है उसको वीटो कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, यह जो है हमें चाहिए। तो कभी भी जो है फ्यूचर में इनका जो 190 साल का जो संबंध है असम राइफल और इंडियन आर्मी का, इसको जो है एमएचए के अंदर में कभी ड्यूटी में नहीं आएगा। मैं ये कहता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है, जो इतिहास हमने पढ़ा है असम राइफल्स के बारे में। तो आपको मैंने एक सलाह दिया था जहाँ तक बॉर्डर का है, क्योंकि इंडो म्यांमार में जो असम राइफल को रखा गया है वो भी गलत है, जिसके चलते आप कहते हैं कि ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और आपके जो बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को इसका जो भी है इनके ड्यूअल कंट्रोल के संबंध में जो भी स्टडी हो रहा है पिछले 40 साल से उनको दे रखा है, वो भी गलत है। देखिए, आपको मैंने सजेशन दिया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को का विकास कीजिए। आईटीबीपी और एसएसबी जो अभी इंडो चाइना, इंडो आपके नेपाल और इंडो भूटान और इंडो बांग्लादेश जो भी ड्यूटी करते हैं, उनको जो है बीएसएफ को में मर्ज कर दीजिए। क्योंकि असम राइफल को आपने आईटीबीपी में मर्ज करने की बात कही थी, 5th पे कमीशन ने सीआरपीएफ में मर्ज करने की बात कही थी, तो वो जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसमें वीटो लगाएगा। तो आप अपने एक फ़ौज है तो वन नेशन वन बॉर्डर वन फोर्स के बेस में बीएसएफ को एनलार्ज कीजिए। बीएसएफ का जो है जब बटालियन काफ़ी हो जाएगा, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा बीएसएफ के टुकड़ी इंडो बांग्लादेश ड्यूटी कर रहे हैं, कौन सा इंडो पाकिस्तान में डिप्लॉयड है, कौन सा इंडो चाइना में डिप्लॉयड है, कौन सा इंडो भूटान में है और कौन सा इंडो नेपाल में है। तो इसलिए आप छोटा सा सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, जबकि उनका ट्रेनिंग भी कुछ अलग है, क्योंकि इंडो चाइना और इंडो भूटान, इंडो नेपाल में हिमालय आ जाता है, तो उनका स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो अभी आईटीबीपी में है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको इंटरचेंज करके कंप्लीट जो बीएसएफ की जो भी टुकड़ी होगी 300-400 बटालियन, वो हर बॉर्डर में काम करने लायक होगा। और यह जो है एक मिसाल कायम करेगा दुनिया में, इंडिया का, भारत में जो है एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि विश्व में अपने में एक अलग सा है, विशाल है, और पूरे जो लैंड जो बॉर्डर है इंडिया का, उसको बीएसएफ देखते हैं और कोई फौज नहीं। जैसा असम राइफल को तो आप अलग कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही नॉट ए डेडिकेटेड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का एक नाम दे रखा है, जो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो है, जैसे मैंने कल बताया, रिपोर्ट 203 और 214 में। और यह करके आप जो है बिल्कुल बॉर्डर को सिक्योर कर दीजिए। आपको हमेशा जो बॉर्डर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो भी विशाल हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, कौन कौन सा बॉर्डर को देखने के लिए अलग अलग से डेस्क आ जाएंगे। तो कंप्लीट रिपोर्ट 24/7 आपको मिलता रहेगा बॉर्डर का। अभी नहीं कि असम राइफल जो है आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल में है, तो थोड़ा डिले होता है, देरी होता है वहाँ से रिपोर्ट आने में। यह मेरा एक सुझाव था। और जहाँ तक असम राइफल्स का संबंध है, देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ एनडीए जो बीजेपी सरकार जो तीसरा टर्म चल रहे हैं, आप लोग के जो भारत को विश्व में सबसे ऊपर ले जाने की जो काम है बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो नीचे तट पर जो हमारा जो इशू है असम राइफल का, उसको भी रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसिप्लिन फौज है। इनकी जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो एसोसिएशन, हम आपसे कई साल हो गए रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीटिंग के लिए, आप दे नहीं रहे। मुझे दीजिए 10-15 मिनट का समय, तो आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा असम राइफल को क्यों इंडियन आर्मी में जाने की ज़रूरत है। और 5 साल पहले जो आपने डिसीजन लेके बोला था कि स्टेटस को रखेंगे,
वो भी गलत है। उसमें ये भी लिखा था कि हमें कोस्ट गार्ड के साथ जो है कंपेयर किया था उन्होंने, हमने जवाब दिया है उसका जो भी है रिजॉइंडर में, लेकिन वह जो है गलत इसलिए देखिए, कोस्ट गार्ड बिल्कुल अलग है। कोस्ट गार्ड के आज के डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड, वहाँ की जो डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट में जो होता है वही प्रमोशन लेते 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 डायरेक्टर जनरल तक बना हुआ है। इंडियन आर्मी से इंडियन नेवी से वहाँ पर कोई ऑफिसर शुरू में आते होंगे, अभी कोई पोस्टेड नहीं है, केवल मेडिकल ऑफिसर को छोड़ के, क्योंकि कोस्ट गार्ड का अपना कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ड्यूटी करते हैं। कोस्टल जो भी भारत की जो तटवर्तीय जो सीमा है उसका रक्षा करता है। जबकि आसाम राइफल का ऐसा नहीं है। आसाम राइफल का जो है 80%, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी अभी तक पता चल गया होगा, कंप्लीट आर्मी का ऑफिसर यहाँ पे, आर्मी लीडरशिप है। जो डायरेक्ट एंट्री जो हमारे जो एनसीओ जेसीओ से जो लेते हैं जो 13 साल सर्विस में, वो केवल कमांडेंट में जाके स्टॉप हो जाता है। उनको जो है इवन ऑपरेशनल कंट्रोल भी नहीं दिया जाता है, इवन यूनिट का जो है सीईओ का जगह पे उसको मिलता नहीं है। जबकि कोस्ट गार्ड का जो असिस्टेंट कमांडेंट बन के आते हैं वो डायरेक्टर जनरल बना हुआ है आज। तो कभी भी जो है आसाम राइफल की तुलना कोस्ट गार्ड से मत कीजिए। आसाम राइफल क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन आर्मी है। जो डायरेक्टर जनरल बताते हैं अभी के लखेरा सर, जो मैं भी बताता रह रहा हूँ कि इनका संबंध जो है घनिष्ठ है, कभी भी इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि बॉडी एंड सोल, आत्मा को कभी भी शरीर से अलग नहीं कर सकता है। और यह जो है एक सिक्के के बोलते हैं कि दो जो साइड है, पहलू है असम राइफल और इंडियन आर्मी, लेकिन बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। इसके ऊपर आप डिसीजन लीजिए। आपका सरकार, जैसे मैंने कहा है, एक इतिहास क्रिएट हो जाएगा। 191 हम स्थापना दिवस मना रहे हैं 24 मार्च को, आज है 20 तारीख। तो इसमें जो इतिहास जो लिखेगा, आप लोगों के नाम आएंगे। एनडीए सरकार हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके भी नाम हमारे इतिहास के पन्नों में आना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब हमारे आने वाले जो जवान हैं जब पढ़ेंगे तो आपके नाम, आपकी सरकार के नाम जो है हम उनको जो है महत्व देंगे। क्योंकि इन्हीं के सरकार के टाइम में जब हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने ही एक डिसीजन लेके असम राइफल को अपने करेक्ट जगह पर दिया है। बेनिफिट भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि यूपीएस एनपीएस, वो तो सिविलियन का है। जब 20-25 साल हमारे जवान सर्विस करके जब आते हैं पेंशन, क्योंकि 60 साल तक नौकरी करना संभव नहीं है कुछ लोगों को छोड़ के जो नॉर्थ ईस्ट में है, या कुछ जेसी उस सुपरएन्यूएशन तक पहुंचते हैं। मैक्सिमम जो जवान है हमारे 80% से भी कुछ ज़्यादा 20 या 25 साल सर्विस करके आते हैं। उनको जो है यदि आप ये कहेंगे कि पेंशन के लिए आपको 60 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसका कोई मीनिंगलेस है। वो ड्यूटी देखिए वो क्या ड्यूटी कर रहे हैं ग्राउंड में। आप ही ने जाकर JNK में बोला है असम राइफल एक खूंखार एक फौज आ रहे हैं करके, उनके मर्सनरी जो है उनको एक सबक सिखाया था हमने 1990 में। तो यह फ़ौज है, उसको करेक्ट डील कीजिए। और मेरी यही आशा है कि अभी जो मैंने लिखा है एक लेटर एसोसिएशन की तरफ से जनरल कार्निक सर और मैंने साइन करके जो भेजे हैं प्राइम मिनिस्टर NSA जो श्री अजीत डोवल जी को, उसी को फॉलो करते हुए जो इशू है MOD MHA के बीच असम राइफल को लेके, वह जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा एक ओपिनियन फॉर्म अप होगा, डिस्कस करके फाइनली जो है CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल हो जाएगा, दोनों मंत्रालय को स्वीकार्य होगा। असम राइफल को एक नई जिंदगी मिलेगी जिसको मिलना चाहिए, लेजिटिमेट राइट उनको वापस मिलेगा, सारे जवान का मोरल अप होगा। यही आशा करते हुए आज तक इतना ही। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।